स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है किंगडम मनरा। देखिए, किंगडम मनरा की बात करते हैं तो मनरा के अंदर वो जानदार शामिल हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के लफ्ज़ को जरा गौर करते हैं तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला लफ्ज़ है परो का मतलब बिफोर, दूसरा लफ्ज़ मौजूद है और वो लफ्ज़ है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे जानदार जिनमें डेफिनेट मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस मौजूद ना हो। बात यहाँ तक नहीं होती, बल्कि होता यह है कि उसमें किसी किस्म के मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते। अब उसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते क्योंकि उनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, तो इस मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली ना होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोट की जब बात की जाती है तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है दो चीज़ों को। एक हमने डिस्कस करना है अबाउट बैक्टीरिया और दूसरा डिस्कस करना है हमने साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं। तो हमने दो के बारे में डिस्कस करना है, बैक्टीरिया हो गया या फिर हो गया साइनो बैक्टीरिया। उसके बारे में हमने क्या करना है, उसके बारे में हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। तो ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए, बैक्टीरिया की बात की जाती है तो बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरिया की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जिसके अंदर शामिल है आर्कियोबैक्टीरिया। वर्ड को जरा गौर करें, वर्ड है ये आर्कियो। आर्कियो हम जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी इसमें लफ्ज़ यूज करते हैं। आर्कियो का मतलब होता है एंशंट, इसका मतलब ओल्ड, कदीम, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो है वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो वैसे नहीं हुआ जैसे दूसरे जानदार में मौजूद है, ये आज भी अपनी सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये है आर्कियोबैक्टीरिया। इसमें शामिल हम कह सकते हैं कि थर्मोफाइल, वो बैक्टीरिया जो बॉडी वाटर पर हीट में पाए जाते हैं, जैसे कि इसकी मिसाल है एक थर्मस एक्योटिकस। अब थर्मस एक्योटिकस वो बैक्टीरिया है जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाया जाता है, या होलोफाइट्स हो गए ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में है आर्कियोबैक्टीरिया। फिर दूसरा बैक्टीरिया की जो कैटेगरी होती है वो होती है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया विच आर एडवांस बैक्टीरिया। इट मींस उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर जो है वो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि उनके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, तो उनमें चेंजेस आई हैं, तो हम उन्हें कहते हैं यू बैक्टीरिया। इसकी मिसाल हम बात करते हैं ई कोलाई की बात कर लेते हैं, एस्केरिशिया कोलाई की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की क्या है, वो दो कैटेगरी मौजूद हैं, एक आर्कियोबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है उसका ताल्लुक जो है वो है असल में शामिल है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप से। तो बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ वर्क किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्कवरी में जिसके बनने का वर्क है वो एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वान लेवनहुक। अब एंटोनी वान लेवनहुक वो शख्स है जिसने बैक्टीरिया की डिस्कवरी में अहम रोल अदा किया। कैसे किया वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, इसने 1673 के अंदर जो बैक्टीरिया था उसे डिस्कवर किया और उसके बाद उसकी डायग्राम वगैरह भी ड्राइंग बनाई। कैसे किया? असल में इसने जो है वो माइक्रोस्कोप के बाद रेन ड्रॉप जो है, रेन जो वाटर है उसके ड्रॉप को स्टडी किया, और जब उसने रेन ड्रॉप को स्टडी किया तो उसने देखा कि इस रेन ड्रॉप के अंदर छोटी छोटी क्रिएचर मौजूद है। अब छोटी छोटी क्रिएचर जो इसके अंदर मौजूद है, मखलूक जो इसके अंदर मौजूद है, इसने इस मखलूक को माइक्रोब भी कहा और साथ इसके लिए एक टर्म यूज की और वो थी टर्म एनिमलक्यूल। तो इसका मतलब है एनिमलक्यूल का मतलब है टाइनी एनिमल, छोटे जानवर। तो ये पहली बार टर्म जो थी ये वान लेवनहुक ने क्या की थी, वो यूज की थी, जिसमें उसने रेन वाटर को डिस्कवर किया, फिर स्टडी किया और ये माइक्रोब्स को उसने डिस्कवर किया। अब जब उसने मजीद देखा कि क्या रेन वाटर के अंदर, ड्रॉप के अंदर जो है वो क्रिएचर मौजूद है, उसने उसकी कंफर्म करनी थी। तो कंफर्मेशन के लिए उसने सलाइवा को भी क्या किया,
वो स्टडी किया। सलाइवा के साथ साथ उसने वेनिगर को भी स्टडी किया। अब सलाइवा को स्टडी किया, वेनिगर को स्टडी किया, इन्फ्यूजन को स्टडी किया, तो उसने देखा कि वाकई उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स मौजूद हैं और उसने उस माइक्रोब का एनिमलक्यूल का नाम दिया और उसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया। फिर उसने अपनी इन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन्स की जो क्या थी ड्राइंग थी, उन्हें ड्राइंग और स्केच के जरिए शो भी किया कि वाकई इस शेप के होंगे अगर ये मौजूद हुए तो उसने मौजूद देखे। देखने के बाद उनकी डायग्राम और उनकी जो वो थी ड्राइंग, उन्हें भी क्या किया, उन्हें भी स्केच किया। इसके बाद दूसरा बैक्टीरिया की डिस्कवरी में साइंटिस्ट का रोल आता है, वो आता है लुईस पास्चर का। देखिए लुईस पास्चर एक मशहूर शख्स है जिसने सबसे ज्यादा काम किया इन मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री कह लें और मेडिसिन कह लें, माइक्रोब्स पर सबसे ज्यादा काम जो किया वो उनमें से एक बंदा कौन सा है, वो लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस ए बायोजेनेसिस के नजरिए को भी क्या किया था, वो एलैबोरेट किया था। उसने बताया गया था कि ए बायोजेनेसिस गलत है और बायोजेनेसिस ठीक है, क्योंकि माइक्रोब पर वर्क करने वाला लुईस पास्चर ही था। इसने बहुत ज्यादा काम किया। इसने एक इलाज ढूंढा, वैक्सीन तैयार की, किसकी, एंथ्राक्स की। एंथ्राक्स आपको मालूम है कि एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, लेशन पैदा होते हैं, जख्म पैदा होते हैं और वो जख्म बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, वो जो है वो नेक्रोसिस पैदा करते हैं, सेल की डेथ और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती है अगर ट्रीट ना किया जाए। इसके अलावा इसने जो है फाउल कालरा, परिंदों का जो हैजा है उसके बारे में इसने क्या किया, उसने वर्क किया। इसके अलावा इसने वर्क किया रैबीज के बारे में। रैबीज हम जानते हैं एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी रैबिड डॉग हो जाए या कैट हो जाए या फॉक्स हो जाए, कोई जानवर जब पागल हो जाता है और वो पागल होने के बाद किसी को काट ले तो उसके काटने से जो बीमारी पैदा होती है उसे रैबीज कहते हैं। मोस्टली हम ये बीमारी रिलेट करते हैं किससे, डॉग से, क्योंकि डॉग से हमारा जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि हमने उसे डोमेस्टिकेटेड किया हुआ है, तो इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं पागल कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है उसे रैबीज का नाम दिया जाता है। तो इसने जो है रैबीज की भी जो है वैक्सीन की। इसके अलावा जो है लुईस पास्चर को देखें तो उसने जो है मजीद जो है पास्चराइजेशन के अमल को भी क्या किया, उसने जो है वो हमें इंट्रोड्यूस कराया जिससे हम लिक्विड फूड को आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसने फर्मेंटेशन पे भी काम किया। तो ये जब फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो ईस्ट की बात की जाती है। अब ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो इसका मतलब माइक्रोब पर इसने बहुत ज़्यादा काम किया। तीसरा साइंटिस्ट जिसने बहुत ज़्यादा वर्क किया, जिसकी एक थ्योरी भी है जो क्या करती है, माइक्रोब पे स्टडी करने के लिए, किसी कॉजेटिव एजेंट को ढूंढने के लिए उसकी थ्योरी अहम रोल अदा करती है। उस बंदे का नाम है रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच वो शख्स है जिसने क्या किया, जिसने जो है वो डिस्कवर किया था कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्राक्स। इसने देखा कि वो एक शीप जो एंथ्राक्स से मर गई थी, उसने उसके ब्लड में से उसने क्या किया, उसने उसके ब्लड में से एक स्क्वायर शेप जो है वो बैक्टीरिया को देखा जिसके एंड क्या थे, वो स्क्वायर शेप थे और वो था भी रॉड शेप का, जो हम कहते हैं कौन सा, बैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो उसने बैसिलस बैक्टीरिया को देखा कि ये वो बैक्टीरिया है जो असल में क्या करता है, जो शीप के अंदर एंथ्राक्स पैदा करता है जिससे शीप की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इसके अलावा इसके वर्क की बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं जर्म थ्योरी। ये जर्म थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पास्टुलेट जो है वो हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल हैं। वो पास्टुलेट्स क्या है, वो पॉइंट क्या है, वो मैं आपको बयान करता हूं। पहला उसका पॉइंट ये है कि अगर फर्ज करें, हम बयान करते हैं कि शीप जो है उसकी डेथ हो गई, किसकी वजह से, एंथ्राक्स की वजह से होगी, तो एंथ्राक्स का जो कॉजेटिव एजेंट है बैसिलस, वो क्या होना चाहिए, वो उस शीप में होना चाहिए। अगर कोई किसी जानदार में कोई बीमारी पैदा होती है तो उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो उस जानदार के अंदर होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Causative agent are well associated to a disease in which it cause, जिसके अंदर वो पैदा करता है। दूसरी चीज जो उसमें पॉइंट था डेट वाज के अंदर क्या होता है कि हम उस कॉजेटिव एजेंट को वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ उसे आइसोलेट कर सकते हैं बल्कि उसे आर्टिफिशियल मीडियम पर कल्चर भी कर सकते हैं। हम उसे वहां से आइसोलेट करके आर्टिफिशियल मीडियम पर कल्चर करके उसकी प्योर कल्चर बना सकते हैं।
तो इसका मतलब है जब भी कोई जानदार बीमारी पैदा करेगा तो उसका कॉजेटिव एजेंट हमेशा हमेशा जो है जानदार के साथ मौजूद होगा। हम उस जानदार के अंदर से उस कॉजेटिव एजेंट को वहां से निकाल सकते हैं, ना सिर्फ निकाल सकते हैं बल्कि हम उसे आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर कल्चर भी कर सकते हैं। दैट वाज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द जर्म थ्योरी। तीसरा पॉइंट उसका जरा डिफरेंट था। उसने कहा कि ये जो प्योर कल्चर है, अगर हम इस प्योर कल्चर को ससेप्टिबल के अंदर जो है वो डाल दें, उसे इंजेक्ट कर दें, जैसे कि एंथ्राक्स की बीमारी जो थी वो शीप में थी, अगर हम एंथ्राक्स का जरासीम हेल्दी शीप में दोबारा डालें तो उसके अंदर जाके वही सिम्टम पैदा करेगा जिससे जिससे पहले शीप की क्या हुई थी, डेथ हुई। तो उसका मतलब यह है कि ससेप्टिबल जानदार में वो कॉजेटिव एजेंट वही बीमारी पैदा करे, वही डिजीज पैदा करे जहां से उसे क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। चौथा पॉइंट उसका जबरदस्त किस्म का है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि हम उस एक्सपेरिमेंटल जो हमने जानदार ससेप्टिबल लिया था, हम उस एक्सपेरिमेंटल से भी उस जरासीम को, उस कॉजेटिव एजेंट को प्योर फॉर्म के अंदर आइसोलेट कर सकते हैं, उसे रिकवर कर सकते हैं जो हमने उसके अंदर क्या की थी, वो इंट्रोड्यूस की थी। तो 4 पॉइंट थे। ये जो पॉइंट है जर्म थ्योरी के अहम रोल, अहम सुकून कराते हैं। इसके अलावा जो है जब हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो उसने और भी टेक्निक बयान की, जिसमें इनॉकुलेशन हो गया, टीके लगाना, आइसोलेशन हो गया, स्पेसिमन को तैयार करना, आर्टिफिशियल मीडियम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और स्पेसिमन को किस तरह जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट किंगडम मनरा और हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया।